नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज की तासिका में हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी आपने अपठित गद्यांश का अध्ययन किया है, अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी हासिल की है। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस तासिका में अपठित गद्यांश का आपको ध्यान देकर अध्ययन करना है। बच्चों, अपठित गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न देखने से पहले हम फिर एक बार अपठित गद्यांश के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पहले पढ़ा हुआ नहीं हो, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। देखो बच्चों, अपठित मतलब जिसे हमने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, और यह एक ऐसा गद्यांश रहता है जो पाठ्यक्रम से भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, और ऐसा गद्यांश आपको अचानक ही पढ़ने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होता है, तो इसके द्वारा छात्रों की बौद्धिक क्षमता तथा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनके पठन का पता चलता है। अपठित गद्यांश देने के बाद छात्र उसे पढ़ते हैं तो छात्रों को वो अपठित गद्यांश कितना समझ में आता है, इससे छात्रों की बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बच्चे कितना पठन करते हैं इसका भी पता चलता है। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। देखो बच्चों, जो अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसी गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने के लिए या लिखने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश में क्या अपेक्षा की जाती है, तो पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे जो संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में यानी कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। जो भी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है उसके उत्तर है वो पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित गद्यांश का हेतु क्या है, तो अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, और अभिव्यक्ति की क्षमता यानी अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता। अभिव्यक्ति मतलब विचारों को प्रकट करना, तो पाठक की अभिव्यक्ति क्षमता मतलब प्रकट होने की क्षमता क्या है, इसका आकलन किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। देखो, विज्ञान हो, कला हो, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से पाठक का, छात्रों का मानसिक स्तर क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि अपठित गद्यांश में कौन सा भी गद्यांश आपको दिया जा सकता है, तो इससे छात्रों का मानसिक स्तर भी बढ़ता है और अभिव्यक्ति की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश का अध्ययन करने से क्या फायदे होते हैं, तो बच्चों अपठित गद्यांश का अध्ययन करने से आप ध्यानपूर्वक पढ़ने लगते हैं, गद्यांश के अर्थ को आप समझने लगते हैं। इतना ही नहीं, तो गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर आप अपने विचारों के अनुसार देने लगते हैं, प्रकट करने लगते हैं।
इससे क्या होता है? इससे आपका मानसिक स्तर बढ़ता है। इतना ही नहीं तो आपकी अभिव्यक्ति क्षमता भी विकसित होती है। इसीलिए बच्चों, अपठित गद्यांश का आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं। 1. अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। बच्चों, जो अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, उस गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे उस अपठित गद्यांश का जो अर्थ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2. गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। जब आप गद्यांश का पठन करते हैं, ध्यानपूर्वक उसे पढ़ते हैं, तो उस समय जो भी विशेष स्थान है या महत्वपूर्ण बातें हैं, उस बातों को आपको रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करनी चाहिए। 3. अपठित गद्यांश के प्रश्न के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। अपठित गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं, बाद में उसके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो उत्तर देते समय या उत्तर लिखते समय उत्तर की जो भाषा है वह भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। 4. अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उनके उत्तर देते समय या लिखते समय कम से कम शब्दों में वो लिखने चाहिए या देने चाहिए। 5. शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश को हमें शीर्षक देने के लिए भी कहा जाता है। तो शीर्षक देते समय या लिखते समय हमें यह ध्यान में रखना है कि गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, यानी 1 या 2 शब्दों में ही होना चाहिए। बच्चों, फिर एक बार हम अपठित गद्यांश को हल करने की विधि देखते हैं। 1. अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। 2. गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित मतलब अंडरलाइन करनी चाहिए। 3. अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। 3. अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। 5. शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, अब हम अपठित गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहले हम अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। केसरी रंग हमारे दिल में त्याग, देशभक्ति और उत्साह के भाव जगाता है। सफ़ेद रंग हमें सच्चाई और पवित्रता सिखाता है। हरा रंग संपत्ति और विश्वास को सूचित करता है। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है। अशोक शांतिप्रिय सम्राट थे। उनका चक्र हमें आदेश देता है कि हम शांति के साथ आगे बढ़े व उन्नति करें। बच्चों, फिर एक बार हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और
सबसे नीचे हरा। केसरी रंग हमारे दिल में त्याग, देशभक्ति और उत्साह के भाव जगाता है। तिरंगे में जो सबसे ऊपर केसरी रंग है, वो रंग हमारे दिल में हमारे वीर जवानों ने हमारे देश के लिए जो प्राणों का बलिदान दिया है, प्राणों का त्याग किया है, उनके प्रति आदर और विनम्रता के भाव जगाता है, देशभक्ति और उत्साह के भाव जगाता है। सफेद रंग हमें सच्चाई और पवित्रता सिखाता है। हरा रंग संपत्ति और विश्वास को सूचित करता है। हमारे देश की जो हरी भरी संपत्ति है और विश्वास को हरा रंग सूचित करता है। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है। अशोक शांति प्रिय सम्राट थे। उनका चक्र हमें आदेश देता है कि हम शांति के साथ आगे बढ़े व उन्नति करें। बच्चों, यह हमारा भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा। आप सभी को पता है ही कि हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। और बीच में जो चक्र है वह चक्र कौन सा है? तो अशोक चक्र। अब बच्चों, हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखते हैं। 1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। 2. तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? उत्तर, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। 3. तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? उत्तर, तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है। 4. तिरंगे झंडे में कौन सा चक्र है? उत्तर, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है। 5. सम्राट अशोक की क्या विशेषता थी? और इस प्रश्न का उत्तर है सम्राट अशोक शांति प्रिय सम्राट थे। 6. अनुच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। और इस अनुच्छेद को योग्य शीर्षक है तिरंगा। तो बच्चों, फिर एक बार मैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर को दोहराती हूँ। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। प्रश्न 1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। 2. तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। 3. तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? उत्तर, तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है। 4. तिरंगे झंडे में कौन सा चक्र है? उत्तर, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है। 5. सम्राट अशोक की क्या विशेषता थी? उत्तर, सम्राट अशोक शांतिप्रिय सम्राट थे। 6. अनुच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। और अनुच्छेद को योग्य शीर्षक है तिरंगा। तो बच्चों, इस प्रकार गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों, आज हमने जिस अपठित गद्यांश का अध्ययन किया वह अपठित गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर का लेखन आपको आपके हिंदी व्याकरण कापी में करना है। धन्यवाद।